Good morning, everyone. Today we will study about our new topic accounts of banking company. बैंकिंग कंपनी के खाते होते क्या हैं, ठीक है। एमडीयू के अकॉर्डिंग स्लिप्स दिया गया, आपका यही जीजेयू के अकॉर्डिंग है। तो हम करते हैं बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। भारत में जो बैंकिंग एक्टिविटी होती थी वो बैंकिंग एक्ट जो अधिनियम था आपका, उसके 1949 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस एक्ट के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है उधार देने या विनियोग करने के उद्देश्य से जनता से मुद्रा के रूप में निक्षेप स्वीकार करना और निक्षेपों का भुगतान मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से करना। बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कंपनी को बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। यानी कि बैंकिंग कंपनी क्या होता है, यानी कि उधार देती है और लोगों के पैसे को जमा करती है और उस पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें बैंक में और क्या क्या वर्किंग होती है आपकी, बैंक बुक कीपिंग और बैंक्स वर्किंग कैसे होता है। बैंकों में पुस्तकों में लेखा करने के लिए जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग व्यवसाय में जो सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक ऐसे मेथड की आवश्यकता होती है जिससे डेली यूज़ के आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होती है उसका सही सही लेखा रखा जा सके। इसे स्लिप सिस्टम या बैंकिंग व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करती है। स्लिप सिस्टम होती क्या है? स्लिप सिस्टम जैसे कि अपने पुराने अगर आज का हम ट्रेंड लें तो एक तरह से ये स्लिप सिस्टम आपके पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, उसने अपने जो है ट्रेंड को काफ़ी फास्ट कर दिया गया। उसके अकॉर्डिंग जो स्लिप सिस्टम है दैट इज़ ए ओल्ड सिस्टम। स्लिप सिस्टम में क्या होता था, एक बैंक के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि अपने कस्टमर के जो इतने भी अकाउंट्स हैं उनको अप टू डेट रखने के लिए कस्टमर के द्वारा किसी भी क्षण कोई भी चेक होता है उसके भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। और जब तक बैंक अपने कस्टमर को खातों को पूर्ण रूप से तैयार नहीं रखेगा वह उनके चेकों को पास रखने या फिर यह प्रतिष्ठित करने का शीघ्र निर्णय नहीं ले पाएगा। अतः जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है उनकी खतौनी करने के लिए एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि तुरंत ही संबंधित अकाउंट से में लिखा जा सके, ठीक है। इसके लिए आपका जो था स्लिप सिस्टम था। और शीघ्र खतौनी के लिए जो बैंकों द्वारा जो स्लिप सिस्टम अपनाया जाता है उससे आशय एक ऐसी पद्धति से है जिसके अंतर्गत विभिन्न पुस्तकों में सहायक पुस्तकों के माध्यम से खतौनी करने के स्थान पर स्लिपों के आधार पर खतौनी मीन्स एंट्री की जाती है। पर्ची को वाउचर भी कहा जाता है, प्रमाणक भी कहा जाता है। और यह लेखांकन प्रणाली की कोई अलग से प्रणाली नहीं है, वर्ण शीघ्र खतौनी की एक ऐसी पद्धति है। बैंक की प्रमुख पर्चियों में चेक, विड्रॉल फॉर्म, राशि जमा करने की पर्ची आदि है। इन्हें बैंक स्वयं छपवा कर रखता है और ये पर्चियाँ बैंक में कर्मचारियों के द्वारा भी तैयार की जा सकती है। बैंक में ग्राहकों के द्वारा भी तैयार की जाती है और कस्टमर के द्वारा जो तैयार की जाने वाली जो पर्चियाँ हैं, एक चेक, निकासी फॉर्म या फिर जमा करने वाली जो पे स्लिप है वो मुख्य है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल जब कस्टमर को बैंक में कोई भी अमाउंट है जो जमा करवानी पड़ती है तो उसे पे स्लिप को भरकर रिसीवर कैशियर को रोकड़ के साथ प्रस्तुत करता है। और इस पर्ची के दो पार्ट हैं, फॉर्म में समझा जा सकता है। जैसे इसमें जमा खातों की जमा पर्ची प्रतिरूपण है और जमा खातों की जमा पर्ची, इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं, दोनों ही फिल आपके करने पड़ते हैं। आगे पे स्लिप के दोनों ही भागों ग्राहकों के द्वारा भरा जाता है और इसमें जो है जो कैश होता है वो रोकड़िया इस पर्ची के आधार पर अपनी जो है रोकड़ पुस्तक में एंट्री करता है और दो भागों में से एक भाग को बैंक की मुहर लगाकर और प्रधान रोकड़िया के हस्ताक्षर सहित ग्राहक को वापस कर देता है, जो कि ग्राहक के पास पूर्ण रूप से रख लेता है। इस पर्ची के बचे हुए भाग को कैशियर अपने पास रख लेता है और इस भाग के आधार पर एंट्री की जाती है। उसके बाद आपका जब कोई कस्टमर है बैंक से राशि निकलवाता है तो उस टाइम क्या करता है, तो वह जो चेक है या निकासी फॉर्म है उसे भरकर अपना जो खाता है रखने वाले लेजर कीपर को देता है। इसके बदले में लिपिक ग्राहक को एक टोकन देता है और उसके बाद टोकन देने वाला जो व्यक्ति है उस पर्ची को अकाउंटेंट के पास जमा करवा देता है और कस्टमर के खाते की पर्ची की जांच की सहायता से करता है। साथ ही जो चेक है आपका विड्रॉल फॉर्म है उसको भुगतान करने के लिए जो पेइंग कैशियर है उसको भेज दिया जाता है और उसकी रोकड़िया जो अपनी पुस्तक में एंट्री करता है, ग्राहक को टोकन लेकर नगद भुगतान कर देता है, ठीक है। इस तरह से जो आपका प्रोसेस है पैसे जमा करवाने का और निकलवाने का ये चलता रहता है। इसके एडवांटेज क्या हैं स्लिप पद्धति के? सबसे पहले तो ये होता है प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों की बचत होती है, क्योंकि जो भी एंट्री की जाती है स्टार्टिंग में आपकी स्लिप के अंदर ही की जाती है। समय और श्रम की बचत होती है क्योंकि कस्टमर के द्वारा खुद भरा जाता है तो इससे टाइम की भी सेविंग होती है।
और हर समय खाते की पूरी तरह अपडेट रहते हैं, क्योंकि डेट वाइज आपके जो है अकाउंट्स या पर्चियाँ होती है। बैंक के कार्यों का समुचित विभाजन हो जाता है, कुछ कार्य मतलब कस्टमर ही कर लेते हैं, कुछ बैंकिंग जो कर्मचारी है वो करते हैं, इसलिए अच्छे से विभाजन हो जाता है। लेखों की विश्वसनीयता भी बनी रहती है, क्योंकि जो स्लिप आपकी एज ए प्रूफ के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। ऑडिटिंग में जो है आपको काफ़ी सुविधा रहती है, क्योंकि कल को कोई भी दिक्कत हो जाए तो हम पर्ची उठाकर उससे मिलान कर सकते हैं। उचित प्रमाण के रूप में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि पर्ची छोटी होती है, स्लिप होने और उसकी जो है नष्ट होने का भय बना रहता है। असुविधा और अधिक व्यय होता है, क्योंकि पर्चियों को सुरक्षित रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है, छोटी छोटी होती हैं, इसलिए धन का भी अपव्यय होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक पर्ची से काम नहीं चलता, एक में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो दूसरी में मिस्टेक हो जाती है, तीसरी, ठीक है। इस तरह से इससे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। गबन की संभावना रहती है, छोटी हल्की होती है, किसी के द्वारा आसानी से चुराई जा सकती है। ग्राहकों को भी कठिनाई होती है, बैंक से व्यवहार करने के लिए ग्राहकों को अनेक पर्चियों को सावधानीपूर्वक भरना पड़ता है, जिन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। परंतु एक अच्छी आंतरिक जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम उसको अपनाकर जितने भी ऊपर वाले ये जो दोष हैं इनसे काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका स्लिप सिस्टम। नेक्स्ट है आपका टेलर सिस्टम। टेलर सिस्टम क्या होता है, इसे शीघ्र भुगतान या क्विक पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो है विभिन्न बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को शीघ्र नगद लेन देन के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। टेलर पद्धति के अंतर्गत कस्टमर को तुरंत भुगतान की सुविधा दी जाती है। इस पद्धति में संबंधित कर्मचारी अपने पास प्रत्येक जमाकर्ता का लीजर कार्ड होना चाहिए, नमूने के हस्ताक्षर होने चाहिए और कैश अपने पास रखता है। कस्टमर का चेक प्राप्त होते हुए हस्ताक्षर कार्ड से मिलान करके लेजर कार्ड में लिखा कर देता है और तुरंत उसको भुगतान कर देता है और यह भुगतान प्राप्त होते ही कर सकता है। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी है एक निश्चित राशि तक ही 25 रुपये में भुगतान करने का उसको अधिकार होता है। उसके बाद आपका स्टॉक इन्वेस्ट। स्टॉक इन्वेस्ट क्या होता है, यह जो मेथड है काफ़ी नया और जो ट्रेंड में है, आधुनिक है। कंपनी की जो पब्लिक इश्यू के समय विनियोजकों को सुविधा देने के लिए योजना लागू की गई है। यह मोस्टली आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड मान के चलो। इस योजना के अंतर्गत कस्टमर के खाते से धनराशि तभी निकलती है जब उसको शेयर या डिबेंचर्स अलॉट किए जाते हैं। यदि जो सिक्योरिटीज़ है अलॉट नहीं की जाती तो इस खाते से यह राशि नहीं निकलती। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो इन्वेस्टर बैंक में एक अलग से अकाउंट खोला जाता है और आजकल इस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और ग्राहक की आवश्यकता अनुसार विभिन्न राशियों के स्टॉक इन्वेस्ट चेक बैंक द्वारा निर्गमित किए जाते हैं और इस चेक को ग्राहक अंश या पत्र के आवेदन पत्र के साथ भेजता है और यदि ग्राहक को प्रतिभूति आवंटित हो जाती है तो उसके खाते में धनराशि डेबिट कर दी जाती है और यदि आवंटन नहीं होता तो उसके खाते में धनराशि जमा रहती है। और यह इस सुविधा के से ग्राहक प्रार्थना पत्र द्वारा राशि को वापस पाने में विलम्ब और रिफंड वारंट के खो जाने से हानि से बच सकते हैं। यह सुविधा भारत में अब अनेक बैंकों के द्वारा प्रदान की जा रही है। आगे है आपका जैसे कि फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी में अकाउंट्स किस तरह से आपके बनते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जितनी बैंकिंग कंपनी होती है आपके एनुअल अकाउंट तैयार किए जाते हैं और उन बैंकिंग कंपनी अपने अंतिम खाते को जो एक्ट है 1949 और उसके तीसरे जो शेड्यूल है इसमें जो प्रारूप है जो बनाने पड़ते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वर्टिकल फॉर्म में है आपका, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसमें आपका जो फॉर्म ए है एक वो चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है। फॉर्म बी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि फॉर्म ए बैलेंस शीट से रिलेटेड और फॉर्म बी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। अंतिम खातों के नए प्रारूप में जो लंबवत रूप में है चिट्ठे और लाभ हानि के खाते की कुछ अनुसूचियां भी दी गई है जिनकी संख्या 18 है, यानी कि 1 से 12 जितने भी शेड्यूल है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है और 13 से 16 जितने भी शेड्यूल है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। जो शेड्यूल 17 और 18 है वो आपके नोट या फिर लेखांकन जितनी पॉलिसीज़ है उनसे रिलेटेड है। अब हम इनका लाभ हानि खाते या चिट्ठी के नए प्रारूपों का इनसे संबंधित अनुसूचियों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द थर्ड शेड्यूल फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें शेड्यूल आपके आते हैं 13 से लेकर आपके 16 तक। शेड्यूल 13 में इनकम अर्न शेड्यूल 13 में जो भी आपको इनकम हुई है इंटरेस्ट से वो इसमें आएगी। जैसे ईयर एंडिंग 31 मार्च ईयर एंडिंग, ये प्रीवियस ईयर का इधर आएगा और आपका करंट ईयर का भी गिवन है। अगर कोई भी अदर इनकम हुई है वो शेड्यूल 14 में आ जाएगी। उसके बाद एक्सपेंडिचर है आपका, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आपने कोई भी ब्याज दिया है
जो कि आपका कंपनी की तरफ से जो भी खर्चा है ब्याज के रूप में वो शेड्यूल 15 में या फिर अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा शेड्यूल 16 में। उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा तो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी एंड प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो लिखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड आगे लेके इसको जाओगे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे, अगर कोई भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है, जैसे ट्रांसफर टू स्टेचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट का, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व या फिर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एंड प्रपोज डिविडेंड या बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, ठीक है, वो इधर आ जाएगा। एज पर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए बैंक मस्ट ट्रांसफर 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एवरी ईयर टू स्टेचुटरी रिजर्व। यानी कि सेक्शन तरह के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बैंक को 25% जो करंट ईयर प्रॉफिट का वो स्टेचुटरी रिजर्व में आपका ट्रांसफर करना जरूरी है। शेड्यूल 13, 14, 15, 16 ये अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। इंटरेस्ट यानी कि हमें इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से मिल सकता है, जैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम होती है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद RBI ऑफ इंडिया एंड इंटर बैंक फंड्स एंड अदर्स। उसके बाद अदर इनकम आपकी कौन कौन सी है, जैसे कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज है, कोई भी कहीं से भी हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस इसमें से लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, इसमें से लॉस लेस कर देंगे। प्रॉफिट एंड ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, लॉस लेस करेंगे। इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका जैसे कि शेड्यूल आगे है आपका वेंचर अब्रॉड इन इंडिया। आगे शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जहाँ आपने खर्च किया है ब्याज के रूप में पैसा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन RBI ऑफ इंडिया और बैंक बोरोइंग एंड अदर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये शेड्यूल आपके 16 में आ जाएंगे। ऑपरेटिंग में पेमेंट टू एंड प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन, बैंक प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फीस, अलाउंसेज, एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस, लो चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सेट्रा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी गई है, आगे इसको रीड कर लेना शेड्यूल्स की। आगे आपका एक नया पॉइंट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती क्या है आपकी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जब कोई भी बैंक है अगर वो बिल्स को भुनाता है या इन पर जितनी भी अर्जित है पूरी कटौती की राशि को कटौती खाते में यानी कि डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, बट फिर भी इन भुनाए गए बिलों में से कुछ बिल ऐसे होते हैं जो ईयर के एंड तक भुगतान के लिए परिपक्व नहीं होते, यानी कि उनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, उनका भी टाइम नहीं आता। परिणाम स्वरूप ऐसे बिलों के संबंध में जितना भी ब्याज होता है उसको पूर्ण रूप से करंट ईयर के दौरान ही अर्जित नहीं माना जा सकता, यानी कि उसके ब्याज को ईयर के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं। जो इस साल का है इस साल में रखेंगे और जो अगले साल का है अगले साल में रखेंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक्स ने क्या किया, स्टेट बैंक में 1 मार्च 2015 को एक 3 महीने का बिल भुनाया जिस पर बैंक ने 600 रुपये कटौती के लिए खाता बंद होने की तिथि प्रतिवर्ष 31 मार्च है, ठीक है। 1 मार्च को 3 महीने का बिल भुनाया था और आपकी अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च। और इस बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड वो कब है, 31 मई, यानी कि बाद में है, ठीक है, कब है, बाद में है। और ऐसी दिशा में 600 रुपये जो 1 मार्च को कटौती खाते में क्रेडिट कर दिए गए थे। 1 मार्च को जब भुनाया था 600 रुपये हमने उसके काट लिए थे, लेकिन उसकी मैच्योरिटी पीरियड कब था, 31 मई को था। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च, यानी कि 31 मई तक आपके मंथली कितने आएंगे, 200 रुपये पर मंथ आएंगे प्रति माह की दर से, ठीक है, 200 रुपये पर मंथ। मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मार्च से 31 मार्च तक 200, ठीक है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, 200 से नहीं काट लिए, लेकिन 31 मार्च के बाद अप्रैल और मई के उसको नहीं काटने चाहिए थे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम है, इसलिए 400 रुपये को हम क्या मान लेते हैं, भुनाई गई बिलों पर असमाप्त कटौती। और यह ऐसी आय है जिसे इस वर्ष प्राप्त होगी लेकिन कमाई नहीं की गई है, इसको हम बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इसे भुनाए गए बिलों पर यानी कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड या फिर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस भी कहा जाता है।
और भुनाई के जो बिलों पर डिस्काउंट के लिए आए हैं अंतिम खातों के प्रारूप के अकॉर्डिंग शेड्यूल 13 इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज एंड बिल डिस्काउंटेड के अंतर्गत जोड़ा जाता है। और किस में जोड़ा जाएगा? शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स, उसमें इसकी एंट्री होगी। और इस वर्ष के अंत में जो असमाप्त कटौती की राशि समायोजनों में दी हुई हो तो इस बार इस हेड में से घटाई जाएगी और दूसरी बार इस राशि को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 5th पॉइंट आपका अदर लायबिलिटी या प्रोविजन में लिखी जाएगी। इसके लिए जो एंट्री होती है वो है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है, क्लियर? आज इतना ही करोगे, आपका एक दिन का टॉपिक और है। ये फॉर्मेट आप अच्छे से करोगे, थ्योरी करोगे और फॉर्मेट, इसके मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, सिलेबस नहीं हो पाएगा। अगर इसमें से आएगा क्वेश्चन मोस्टली आपका थ्योरी का ही आता है, 4 नंबर का आएगा तो भी आप इसमें से अटैम्प्ट कर पाओगे। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी, 50-50% है, आ भी सकता नहीं। अगर आ जाए तो कोई बात नहीं है, अगर ना आए तो भी ठीक है क्योंकि आपने जो जितने भी चैप्टर वो कर लिए थे। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि हम लिक्विडेशन का चैप्टर कर चुके हैं, ये जो कि डिडक्ट हो चुका है उसमें हमारा टाइम चला गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।